अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ, क्या बता, आज ये स्टार्ट कर रहे हैं, अभी एक पेपर है। आवाज़ मेरी सही आ रही है? जी ठीक है। सर। ये 509042 है, मई जून 2023 का। राइट, पेपर का क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर वन से Question number one says some students investigate the movement of water by the osmosis using the potato tissue. They were provided with a balance, five cylinder of the potato tissue with equal diameters, five different concentration of sodium chloride solution, that is salt, at room temperature. So temperature is around 20 to 25 degrees Celsius. Five test tubes, a knife sharp, sorry, a sharp knife, sorry, a white tile, a marker pen or pencil, and the paper towel. So these are the different types of the material that are being required for investigating the movement of water by the osmosis in potato strip against the different concentration of sodium chloride solution. Now they use the following method. The method is written और इस method को गौर से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आखिर में इसने आपसे इन्वेस्टिगेशन लिखवानी है, वहां पर ये मेथड आपके काम आएगा. They use following method. Method का step number one है label the test tube with 0, 0, 2, 4, 6 and 8% salt solution. Cut each of the potato cylinders so that each has mass of 3 ग्राम. तो ये जो पोटैटो हैं ये 3 ग्राम मास के साथ इसने इस तरह से काटे हैं बच्चों ने. काटने के लिए दे हैव गॉट नाइफ. नाइफ के अलावा उनके पास एक वाइट जो है वो टाइल भी मौजूद था, जिस पर रखकर ये अपनी कटिंग बोर्ड पर काट जो है वो सकते हैं. पीस प्लेस वन पीस ऑफ सिलेंडर ऑफ पोटैटो इन ईच टेस्ट ट्यूब. तो हर टेस्ट ट्यूब में जिसमें मार्क किया है 0, 2%, 4%, 6% एंड 8% ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इन्होंने इसमें ये पोटैटो सिलेंडर को सबमर्ज कर दिया है. ठीक है बेटा. इसके बाद है एड मैचिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब सो दैट पोटैटो सिलेंडर इन इट इज कवर्ड एज शोन इन फिगर 1.1. तो प्लेस करने के बाद उन्होंने फिर इसमें सॉल्यूशन ऐड किया है. मैचिंग सॉल्यूशन का मतलब है 0% पे डिस्टिल वाटर ऐड किया होगा, 2% पे 2% सॉल्ट ऐड किया होगा NaCl सॉल्यूशन, 4% पे 4% NaCl सॉल्यूशन एंड सो ऑन. आगे ये कहता है कि आफ्टर नोट द टाइम एंड लीव द पोटैटो सिलेंडर इन द सॉल्यूशन फॉर 40 मिनट्स. 40 मिनट्स का इन्होंने इंटरवल दिया है ताकि ये इस रिस्पेक्टेड सॉल्यूशन के अंदर सबमर्ज रहें. आफ्टर 40 मिनट्स रिमूव द पोटैटो सिलेंडर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब. Dry each potato cylinder using the paper towel. Measure and record the mass of each potato cylinder. तो 40 मिनट्स के बाद इन्होंने हर एक जो है वो पोटैटो सिलेंडर को रिस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब से रिमूव किया. पेपर टॉवल से पोटैटो के जो एक्सेस वाटर था उसको उन्होंने सॉक कर लिया, ड्राई कर लिया, ताकि किसी किस्म का एक्स्ट्रा मास जो है वो काउंट ना आ सके. ठीक है बेटा. आगे इसके बाद जो है वो आगे कहते हैं कि ए है A1 कंप्लीट द कॉलम हेडिंग इन टेबल 1.1. टू आपके सामने ये दे रहा है ए कंप्लीट द कॉलम हेडिंग इन 2 पॉइंट सॉरी 1 टेबल 1.1. तो टेबल 1.1 में हम देखते हैं क्या इसमें हेडिंग आई है. तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है टेबल 1.1 दैट इज गिवन हेयर, दैट इज स्टार्टिंग मास, फाइनल मास, चेंज इन मास. तो यहाँ पर स्टार्टिंग मास हमें पता था 3.0 ग्राम है. इस स्टार्टिंग मास पर हमने लिख देना है 3.0 ग्राम, 3.0 जी. फाइनल मास क्या है बेटा? फाइनल मास हमने जो है वो यहाँ पर देखना है क्या बनेगा, सबका अलग अलग है, तो यहाँ पर हम भी लिख देंगे जी ये फाइनल मास जो है वो है ग्राम में. और चेंज इन मास, यहाँ पर हमें चेंज इन मास भी नज़र आएगा, वो भी हमें नज़र आ रहा है ग्राम में. तो ये सारा जो रिकॉर्डिंग है वो ग्राम में हो रही है. अब ज़रा यहाँ पर देखें कि ज़ीरो पर स्टार्टिंग मास 3 है. आ, इसके बाद ये चेंज हुआ है. चेंज हमें जो है वो देखना है, आगे देखकर क्या है उसमें से देखकर फिर हम यहाँ पर इसको फिल करते हैं. तो ज़रा यहाँ पर देखें स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग मास, अब इधर 3 ना भी लिखना चाहें तो बस ग्राम लिख सकते हैं कि सब ग्राम में जो है वो हमें दिया गया है. ज़रा यहाँ देखें फिगर 1.2 shows the balance reading for the potato cylinder taken from 0% and 8%. तो यहाँ पर 0% और 8% में हमें पोटैटो ट्यूबर की रीडिंग इस बैलेंस पर शो की गई है. तो 0% पर 3.9 ग्राम है और 8% पर 2.2 ग्राम है. सही है. तो ये हमने यहाँ लिख देना है. 0% पर क्या लिखेंगे फाइनल मास,
ऊपर से दोबारा देख लेते हैं, 3.9 ग्राम, 3.9। और चेंज इन मास जो है हमें पता चला वो है 0.9 का। सही है बेटा। अब यहाँ पर फाइनल मास देखें इसका, 8% पर ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर से देखकर हमने बस यहाँ पर जो है वो कॉपी कर देना है, 2.2 ग्राम। और यहाँ पर -0.8 ग्राम इसका चेंज आया है। सही है। आगे देखते हैं ज़रा। Water can move into and out of the potato cells by the osmosis. Salt cannot move into and out of the potato cells. Use this information to explain results in test tube containing 6% salt solution. अब ये जो 6% सॉल्ट सोल्यूशन है ये वाला है, ये इसका इनिशियल मास है, ये इसका फाइनल मास है, और ये चेंज इन मास आपके सामने इंफॉर्मेशन में लिखा है। अब आपसे कह रहा है कि यूज दिस इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन रिजल्ट्स इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 6% सॉल्ट सॉल्यूशन। 2 मार्क्स का बेटा आपने आंसर देना है। सिंपली हमने इसमें लिखना क्या है, ज़रा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि 2% सॉल्यूशन में क्या है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि वाटर वाटर मूव्स आउट फ्रॉम पोटैटो सिलेंडर सही है, बाय बाय ऑस्मोसिस इन सराउंडिंग सराउंडिंग सॉल्यूशन। ठीक है, आगे क्या लिखना है ज़रा वो देखें। फाइनल मास ऑफ पोटैटो, फाइनल मास ऑफ पोटैटो स्ट्रिप रिड्यूस टू, कितनी हो गई है बेटा, रिड्यूस टू 2.3 ग्राम। सो देयर वॉज, अब लिख सकते हैं इसको, इसी बात को एक दूसरे स्टाइल में भी लिखा जा सकता है कि देयर वॉज अ डिक्रीज ऑफ 0.7 ग्राम mass in the potato strip when it was placed in 6% salt solution. अब आपने आगे बताना है हुआ क्या है कि water molecules are move out from the potato strip into the surrounding solution। तो यही बात है, थोड़ा सा हमने क्या किया है कि इसके लिखने के पैटर्न को चेंज कर दिया। तो कॉन्सेप्ट बस ये आपने ये बताना है कि when it was placed in 6% NaCl solution, the mass of the potato reduced to 0.7, या from 3 to reduce हो गया 2.3। ओवरऑल जो मास चेंज आया है वो -0.7 का है। और रीज़न इसके पीछे ये है कि जो ऑस्मोसिस है वो हुई है पोटैटो स्ट्रिप से वाटर की आउटसाइड द सॉल्यूशन में। तो सिंस सॉल्यूशन इज मूविंग आउट, तो उसने मास ऑफ द पोटैटो सिलेंडर को रिड्यूस कर दिया है अप्रोक्सीमेटली 0.7 ग्राम के करीब। ठीक है बेटा, कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा इसमें। अब अगला पार्ट देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑल पोटैटो सिलेंडर टू हैव द सेम मास एट द स्टार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। तो अगर हम पोटैटो स्ट्रिप के इस मास को कम ज़्यादा रखेंगे तो जो कंपैरिजन किया जा रहा है ये कंपैरिजन जो है वो फेयर नहीं होगा। सो टू मेक इट फेयर कंपैरिजन, इसका बस सिंपल सा आंसर है। ना समझा, वो देना नीचे रख देगा। ठीक है, टू मेक इट, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा टू मेक इट फेयर, फेयर कंपैरिजन। ठीक है जी, ताकि हमें कंपेयर करने में जो है वो आसानी हो कि कितना मास चेंज आया है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। अगला पार्ट देखते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन वर मेड बाय यूजिंग द डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ 10% सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डिस्टिल वाटर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें, ये हमने शुरू शुरू में क्या भी था फर्स्ट एक्टिविटी की क्लास में। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन वर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ 10% सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारा 10% है, उस सॉल्यूशन से हमने डिफरेंट वॉल्यूम्स को यूज़ किया और नए कॉन्सेंट्रेशन बनाए हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10% सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डिस्टिल वाटर नीडेड टू मेक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 4% सॉल्ट सॉल्यूशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ शुरू की क्लास में। अब ज़रा इसको
रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि अब इसका एक्सपेरिमेंटल टाइम आ गया। हमने 4% सॉल्यूशन बनाना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब उसका हमारे पास वॉल्यूम है। अब हमने कितना जो है वो सॉल्ट लेना है और कितना पानी लेना है, ये आपने बताना है। तो पानी बेटा हम लेंगे इसमें, अभी 10 टोटल वॉल्यूम है 10 और 4% है, ठीक है। तो जितना परसेंट है उतना ही वॉल्यूम सॉल्ट का ले लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर हम यहाँ पर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ 10% सॉल्ट लेंगे 4 सेंटीमीटर क्यूब, और डिस्टिल वाटर ले लेंगे 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कैसे पता चलेगा, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में जब डाइल्यूशन की जाती है, वो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको ताकि याद रहे किस तरह से लेंगे। उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूले का नाम है C1V1 इक्वल्स टू C2 और V2। सही है क्या? अब हमें जो वॉल्यूम मालूम करना है, तो V1 है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 10% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का, वो हमें मालूम करना है। तो हमने V1 लिखा, V1 को इक्वल किया C2 V2 से और डिवाइड कर दिया है C1 से। ये अगला स्टेप हो गया है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। C2 हमें बताया गया था कंसंट्रेशन 4% है, तो मैंने लिखा 4। V2 का वॉल्यूम बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10 से। और C1 की कंसंट्रेशन हमें पता है 10 है, तो ये 10 इस 10 से डिवाइड हो गया, हमें आंसर में आ गया 4। V2 हमारे पास है, सॉरी V1 हमारे पास जो है वो 4 है। तो V1 यही था 10% सॉल्व सोल्यूशन, मैंने यहाँ पर लिखा है 4 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम हमें बनाना है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये था 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 और 6 को मैंने ऐड किया, तो ये टोटल 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 4% NaCl सॉल्यूशन बन गई है। अभी थोड़ा सा मुश्किल मेथड है ये, अभी मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है आपके ओ लेवल्स के लिहाज से, इसे आप आसान कर लें। आसान इस तरह से करें कि अगर 10% कोई भी कंसंट्रेशन दी गई है और आपसे कहा जा रहा है उससे आप जो है वो फर्दर डाइल्यूशन करें और वाटर और उस ओरिजिनल सॉल्यूशन के कंटेंट को फाइंड करें कितना है, तो आप क्या करेंगे, जितना परसेंट सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना उतना ही वॉल्यूम आप यूज कर लेंगे, बाकी पानी ऐड कर देना है। मतलब यहाँ लिखा हुआ है 4% सॉल्ट, अगर ये लिखा होता 3% तो फिर क्या आंसर आता, बताओ कोई बच्चा। शाबाश। अब देखिए 3% लिखा है तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो जाती 3, वाटर की वॉल्यूम हो जाती 7। अब अगर 2% लिखा हो तो क्या करते हैं, बताइए। अगर 2% लिखा होता तो क्या करते हैं, फिर बता रहा हूँ ज़रा गौर से समझें। हमें बताया गया है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन वर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ 10% सॉल्ट्स। तो ये 10% सॉल्ट हमारे पास मेन कॉन्सेंट्रेशन है, उससे हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करें वॉल्यूम ऑफ 10% सॉल्ट, यानी कि ये वाले इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करें और डिस्टिल वाटर कैलकुलेट करें दैट नीड टू बी मेक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 4% सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसका आसान सा मेथड ये है कि अगर 4% कहा गया है ना, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 10% सॉल्यूशन लिख दें 4 और वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर लिख दें 6, ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि ये 5% होता तो क्या करते हैं, हम्म, तो 5 तो लिखते 5 सॉल्ट और 5 वाटर, और 6% होता तो क्या करते, 6 सॉल्ट 6 और 4 वाटर। 7% होता तो 7 सॉल्ट और 3 वाटर। तो ये सबके वॉल्यूम जब ऐड करेंगे ना तो सबका आंसर 10 ही आ रहा होगा। इसका बस आपने ख्याल रखना है। ये जो C1V1 C2 V2 मैंने लिखा था, ये थोड़ा सा ओ लेवल्स वाले बच्चों को मुश्किल लगता है, मैं इसको लिखता हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, और इसको बस अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में आ जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, परेशानी से आप बच जाएंगे। हमारा जो कंसंट्रेशन मालूम करने का फॉर्मूला है ना, वो है C1 यानी कि कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 2। हमें बनाना है वॉल्यूम 2 और कंसंट्रेशन 2, हमारे पास मौजूद है कंसंट्रेशन 1 और वॉल्यूम 1। अब सीन ये है कि हमें ये मालूम करना है कि कंसंट्रेशन 1 कितना लें, यानी कि कितना वॉल्यूम लें कंसंट्रेशन 1 का। इसलिए इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं और वॉल्यूम 1 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं,
कॉन्सेंट्रेशन 2, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम 2 से। कॉन्सेंट्रेशन 2 इस वक्त इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारी है 4, और वॉल्यूम 2 है हमारे पास तकरीबन 10 सेंटीमीटर क्यूब। सही है बेटा, और इनको हम डिवाइड कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन 1 से। अब कॉन्सेंट्रेशन 1 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन है 4, और वॉल्यूम सॉरी कॉन्सेंट्रेशन 2 हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन है 4, और वॉल्यूम हमारे पास है 10, और कॉन्सेंट्रेशन 1 भी है 10। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो ये हो जाएगा 40, और डिवाइड हो जाएगा 10 से। तो जब 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। अब बाकी पानी है तो 4 + 6 10 हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसको अगर इस तरह से समझ कर करना चाहें तो इस तरह से कर लीजिएगा। अगर आपने रट्टा लगाना है तो रट्टा ये है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है, अगर तो 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो जितना कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है उतना आपने वॉल्यूम लेना है ओरिजिनल, बाकी पानी ऐड करके उसको 10 कर देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई यूजिंग 10 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर इज बेटर देन यूजिंग अ 50 सेंटीमीटर क्यूब beaker for measuring the volume of distilled water and salt solution। अब इसका आंसर ज़रा सोचें। Explain why using a 10 centimeter cube measuring cylinder is better than using 50 centimeter cube beaker for measuring the volume of distilled water and salt solution। जी बेटा, कोई आइडिया? शाबाश। 10 सेंटीमीटर क्यूब का मेजरिंग सिलेंडर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर क्यूब बीकर के मुकाबले में, जब हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मेजर करना हो तो। रीज़न बताएं क्या इसका? देखो भाई, यही एटीपी की खूबसूरती है, कॉमन सेंस पूछता है। इसका बेटा आंसर ये है कि जो 10 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर है, देखो सारा काम तो ऊपर से आ रहा है। सिलेंडर रीडिंग्स आर मोर रिलायबल। कैसी होती है बेटा वो रिलायबल ज़्यादा है। मसलन उसमें जो प्रिसिशन है ना वो बहुत अच्छी है। उसके जो मेजरिंग के लिए जो उसके यूनिट्स बने हुए होते हैं वो यूनिट ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनमें जो फॉल्ट हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू बीकर। जब बीकर को हम देखेंगे ना, तो ये बीकर है जैसे 50 सेंटीमीटर क्यूब का, उसमें जो मार्किंग हुई हुई होती है वो मार्किंग बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होती। 10 20 30 40 50 इस तरह से लिखा हुआ है। और जो सिलेंडर है उसमें मार्किंग बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है। मैं सिलेंडर बना रहा हूँ उसके बराबर में, जैसे ये सिलेंडर है तो सिलेंडर में जो मार्किंग है वो कैसे हुई हुई है, वो हुई हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो मार्किंग है बीकर की उसके मुकाबले में सिलेंडर की मार्किंग बहुत ज़्यादा प्रीसाइज होती है, तो इसलिए उसका रिजल्ट रिलायबल आता है। बात क्लियर हो रही है वाली? वाली बात क्लियर हो रही है बेटा? जी सर। ओके, अब देखिए थर्ड पॉइंट है एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट द यूज सॉरी व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट द स्टूडेंट्स ड्राइड द पोटैटो सिलेंडर बिफोर ऑब्टेनिंग देयर फाइनल मार्क्स। ये बड़ा आसान है ये तो, बताएं इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज से आंसर शुरू कर सकते हैं। हम्म, अच्छा इसका आंसर मैं डायरेक्ट नहीं दे रहा हूँ, आपसे पूछता हूँ। आप में से जो भी बच्चे बैठे हैं इस वक्त क्लास में, आप में से मुझे ये बताइए कि कभी बाजार में बीफ खरीदने गए हैं? लड़कियां तो नहीं गई होंगी, लड़के बताइए ज़रा। जी, लड़का तो हाँ हमजा है खाली। हमजा कभी बीफ खरीदने गए हो? बाजार से बुचर से बीफ खरीदा है कभी? बहुत खरीदा है? नो सर, बीफ तो नहीं खरीदा। अच्छा, क्या खरीदा है बाजार से जो कि तोल से मिलता हो?
हम्म, सब्जी खरीदी है ना। तो सब्जी जब खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई सब्जी जैसे खराब है तो उसको हटा देते हैं, और अच्छी वाली है उसको ले रहे होते हैं, थोड़ा सा देखो देख कर। खराब वाली क्यों हटाते हैं? अनहाइजीनिक, और वो वजन फालतू फालतू बढ़ा देगी। ऐसा भी तो होगा ना। मसलन आप 2 kg पोटैटो ले रहे हैं, उसमें उसमें जो है वो चार उसने खराब। हाँ, ज़्यादा जल्दी खराब भी हो जाएगी। अब यही बात को यहाँ पर रखें कि अगर हम पोटैटो स्ट्रिप्स या पोटैटो सिलेंडर है उसको ड्राई कर रहे हैं बिफोर ऑब्टेनिंग फाइनल मास, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हम्म, अगर उसको ड्राई नहीं रखेंगे, उसको वेट ही मेजर करेंगे, तो पानी का वजन आएगा। बैलेंस के ऊपर अगर हम गीली गीली पोटैटो स्ट्रिप रखें तो क्या उसके मास में पानी का मास शामिल हो जाएगा? Yes, sir. तो उससे हमारी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट रिलायबल रहेगी या रिजल्ट खराब हो जाएगी? Non-reliable हो नॉन जाएगी. रिलायबल हो जाएगी। तो बस इसी बात को ध्यान में रखकर आपने आंसर लिखना है। यहाँ पर बिकॉज लिख दें या सो दैट लिख दें, सो दैट या बिकॉज लिख दें, सो दैट ओनली मास ऑफ पोटैटो कैन बी कैन बी ऑब्टेन, ठीक है, टू गेट, अब हमारा रिजल्ट क्या है? टू गेट रिलायबल रिजल्ट। आगे समझ में बात? अगर हम वाटर को रिमूव नहीं करेंगे तो जिस पोटैटो ट्यूबर ने वाटर को ज़्यादा अपने साथ जो है वो इंटेक किया होगा उसका वजन ज़्यादा हो जाएगा। और रिलायबल ना लिखना हो तो आप एक्यूरेट लिख दीजिएगा। तो टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट, तो हमारी जो रिजल्ट की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो हो जाती है। सही है बेटा, यहाँ तक क्लियर है बात? आगे चलते हैं। आगे देखें, कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ of percentage concentration of salt solution against the change in the mass joining your points with the ruled line। अब जरा इस ग्राफ को डेवलप करने से पहले सोच लीजिएगा, ग्राफ बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। देखिए यहाँ इसने लिख दिया है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और ये लिखी है इसने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस छोड़ा हुआ है, तो वाई एक्सिस पर क्या लिखूं? देखें, कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ ऑफ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अगेंस्ट चेंज इन द मास, तो वाई एक्सिस पर क्या लिखूं? परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट तो लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पर, ये ग्राफ का जो बॉटम होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये वाली एरिया इसको कहते हैं वाई एक्सिस। अब बताएं वाई एक्सिस पर लेबल क्या करूं? सामने ही लिखा हुआ है, देखकर ही तो बताना है, अंडरलाइन भी की हुई हैं बातें। Change in mass. बस इतनी सी बात है, तो बस यहाँ पर आप लिखते हैं चेंज इन मास। अब इस पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। कौन कौन सी इसमें आप सोचें कि कौन सी ऐसी बात है जो याद रखनी है इसमें? सही है। अब चेंज इन मास आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट, नजर आ रहा है? अब 0 पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो आएगा प्लस नंबर, और 0 पॉइंट से नीचे जाएंगे तो आएगा माइनस नंबर। सही है। और परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास सॉल्ट की है, 0 से स्टार्ट हो रही है और 8 तक जा रही है। ये बात भी ऊपर लिखी हुई है, अगर आप देख लें यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन और चेंज इन मास, ये बीच वाले जो हैं ये हमारे टेबल में नहीं आएंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? अब बताएं परसेंटेज चेंज कॉन्सेंट्रेशन कितनी टाइम रिपीट हुई है, कितने हमारे पास सैंपल हैं? सैंपल नंबर 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5। कितने सैंपल हैं बेटा? बताइए कितने सैंपल हैं? 5. 5 सैंपल हैं। अब यहाँ नीचे आ जाएं टेबल पर, सॉरी ग्राफ पर। ग्राफ के आप ब्लॉक्स काउंट करें, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 4, ब्लॉक है 4। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा हमारे पास? कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 5।
तो अब हमें थोड़ा सा एहतियात कर कर इन ब्लॉक्स में कॉन्सेंट्रेशन को फिट करना है। ठीक है, जीरो है, देखते हैं ज़रा, जीरो हमें नज़र आ रहा है, फिर 2 4 6 और 8 है, तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं ज़ीरो। देखिए इस पॉइंट को लिखते हैं ज़ीरो। ये जो ये जो इसका ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन को हम लिखते हैं कि ये हो गया ज़ीरो। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ लिखता हूँ 4, यहाँ लिखता हूँ 6 और यहाँ लिखता हूँ 8, तो बात हो जाती है पूरी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2, यहाँ लिखूँ 4, यहाँ लिखता हूँ 6 और यहाँ लिखता हूँ 8। ये जो इनिशियल पॉइंट है इस पे लिखा है मैंने सब। हो गया बेटा सेट? परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हो गई सेट इस पर? सैंपल काउंट करते हैं, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 4, सैंपल नंबर 5। आ गया सब ग्राफ में। अब वाई एक्सिस को देखते हैं। वाई एक्सिस पर है परसेंटेज चेंज इन मास, चेंज इन मास। इसको भी देखें, 1 2 3 4 और 5, 5 सैंपल्स हैं यहाँ पर। इसमें से ये देखें प्लस नंबर कितने हैं, माइनस नंबर कितने हैं, बताइएगा। प्लस नंबर कितने हैं, माइनस नंबर कितने हैं? शाबाश बेटा। प्लस नंबर और माइनस नंबर बताइए, कितने कितने सैंपल प्लस नंबर के हैं, कितने सैंपल माइनस नंबर के हैं? सामने ही लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। No sample plus and हम्म, 3 minus है। टू टू प्लस है, 1 माइनस है, तो जीरो इसने शो किया हुआ है इधर। जीरो से ऊपर वाले क्या है बेटा, प्लस। तो प्लस नंबर देख लेते हैं पहले। पहला प्लस नंबर है 0.1 और दूसरा प्लस नंबर है 0.9। यहाँ पर आप आ जाएं, ये जीरो है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो ग्रिड है उसको ज़रा काउंट करें, तो इसमें जो ब्लॉक बने हुए हैं इसके, वो ब्लॉक हमें नज़र आ रहे हैं। इसमें कितने ब्लॉक नज़र आ रहे हैं आपको जीरो के ऊपर, 3 या 2 या 2.5? ये गिनते हैं। ये हो गया इसका ब्लॉक 1, पूरा का पूरा ये ब्लॉक 1 है। फिर इसके बाद यहाँ से आते हैं, ये हमारा ब्लॉक 2 है और ये फिर 0.5 का ब्लॉक है। तो टोटल 2.5 ब्लॉक हैं ऊपर और 2.5 ब्लॉक कहाँ है बेटा, नीचे हैं, याद रखिएगा। सही है, ठीक है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ 0.5, इसको मैं लिखता हूँ 0.5 के बाद 0.58 करें तो क्या बनता है, 1। देखें इसको मैं दोबारा से आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये 0 पॉइंट हो गया बेटा। ये मैंने ब्लॉग इसलिए बनाया कि नज़र आ सके, मुझे नज़र आ सके, आपको तो शायद नज़र आ रहा हो। ये जीरो है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना, वो वैल्यू 0.9 है, सबसे बड़ी वैल्यू 0.9 है। और पहली वैल्यू जो है हमारे पास बेटा, वो है पहली वैल्यू 0.1 की, प्लस वाली। तो अगर मैं इस टेबल को देखूं तो जीरो से शुरू करते हैं और हम इसे यानी कि इधर और इधर तक लाकर, इसको मैं कहता हूँ जी कि ये यहाँ पर जो पहली 5 वैल्यू है ये है जी 0.5। तो इसके बाद ये जो दूसरी वाली 5th वैल्यू होगी ना, ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी 1.5 और ये हो जाएगा तकरीबन 2 और ये हो जाएगी 2.5। ये मैंने इंटरवल सेलेक्ट किए हैं, यानी कि हर 5 ग्रिड वाला जो छोटा वाला ब्लॉक है, यहाँ पर ये छोटा ब्लॉक बता रहा हूँ आपको, ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इसकी वैल्यू मैंने रखी है 0.5 के बराबर। सही है, समझ में आ रही है? ये मुश्किल होता है थोड़ा सा, इसको आराम से सोच के हाँ या ना बोलिएगा। देखिए ये ग्रिड मेरे सामने है, ये ग्रिड को हम इस तरह से पढ़ते हैं, ये एक ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक हो गया, जो हर ब्लॉक में 5 सब ब्लॉक हैं। ये थर्ड ब्लॉक हो गया, ये फोर्थ ब्लॉक है, सॉरी, ये वाला इसका फोर्थ ब्लॉक है, थोड़ा सा ये गलत हो गया, ये वाला इसका ब्लॉक नंबर 4 है और ये आखिरी वाला ब्लॉक है। तो टोटल इसके 5 ब्लॉक हैं, स्मॉल ब्लॉक 5 हैं और बड़े ब्लॉक देखें तो 2.5 हैं। और अगर ये छोटा वाला जो है, सबसे छोटा वाला ब्लॉक, इसको काउंट करें तो ये तकरीबन 25 जो है वो छोटे ब्लॉक है। हमने इन ब्लॉक की बाइफर्केशन करनी है ध्यान से। ये बात क्लियर हो रही है? नहीं समझ आ रही?
लड़कियां बताओ, समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही तो मुझे बताएं, मैं इसको मिटाकर बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, कोई सा इशू नहीं है। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये मैंने ब्लॉक हटा दिया। अब मैंने ये किया कि ये जो जीरो से लेकर ऊपर जो ब्लॉक बने हुए हैं, 5 ब्लॉक का एक ग्रुप बना दिया है। तो इसमें ग्रुप वन, यहाँ पर मैं पेंसिल चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ सके। ये हो गया ग्रुप वन, ब्लॉक वन, ये ब्लॉक टू, ये ब्लॉक थ्री, ब्लॉक फोर और ये ब्लॉक फाइव। हर ब्लॉक में टोटल जो नंबर ऑफ सब ब्लॉक हैं उनमें 5 ग्रिड्स हैं, छोटे छोटे से 5 ग्रिड्स हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये है एक बड़ा ब्लॉक, इसमें टोटल 10 स्मॉल ब्लॉक हैं। ये वाला सेकंड ब्लॉक है बड़ा वाला, इसमें भी 10 सब ब्लॉक हैं। और फिर ये इसका हाफ ब्लॉक है। तो अगर हम छोटे ब्लॉक को कंसीडर करें तो हमारे पास नंबर 5 ब्लॉक मिलेंगे। बड़े वाले ब्लॉक को कंसीडर करें तो हमें 2.5 ब्लॉक मिलेंगे। रीडिंग हमारे पास जो है ना वाई एक्सिस पर, वो है 0 से लेकर 0.9 तक की, जो हमने इन ब्लॉक में फिट करनी है। ठीक है। और जो रीडिंग है माइनस वाली, वो माइनस वाली रीडिंग भी हमारे पास -0.1 से लेकर और -0.8 तक की ही है। नीचे भी 0.1 से लेकर 0.8 तक ही हमने जो है वो नंबर फिट करना है। मैं जो बात कर रहा हूँ बेटा वो समझ आ रही है? ये हमारे पास 0.1 से लेकर 0.9 तक की रेंज है। इस रेंज में हमने इन ब्लॉक्स को इंटरवल के तौर पर फिट करना है। अब मैं आगे चलूँ तो फिर ये बात थोड़ी सी क्लियर होगी, क्योंकि इसी पर बैठ गए तो फिर लंबा टाइम जो है वो गुजर जाएगा हमारा। यहाँ तक सही है? अब हमारे पास, समझ आ गया। ठीक है। अब आपने यहाँ पर सोच समझ के फिट करना है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ पेपर का इस्तेमाल को हम जो है वो करें। तो मैं अगर इसको इधर में लिखता हूँ कि ये 0.2 है, ये वाला 0.2, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा? दूसरा वाला ब्लॉक जहाँ खत्म हो रहा है 0.4, क्या हो जाएगा बेटा ये? 0.4। अब जिन 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 बच्चों ने कहा ना समझ में आ गया वो मुझे बताइएगा। ये हो गया 0.4। फिर ये वाला ब्लॉक क्या कहलाएगा? 0.6। और ये वाला ब्लॉक क्या कहलाएगा? 0.8। और ये आखिरी वाली रीडिंग क्या कहलाएगी? 1। हो गए? बन गए बेटा सारे? जी सर। अब ये मैं ब्लॉक हटा देता हूँ ताकि आपको रीडिंग आ जाए। अब जरा नीचे भी चलें इसी तरह से। इस इधर क्या लिखूं? नीचे वाले का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि याद रहे मुझे भी और आपको भी। इधर क्या लिखूं बेटा? इस जीरो के बाद यहाँ पर इस जगह पर -0.2। इधर क्या लिखूं हमजा, आप बताओ? यस सर। क्या लिखूं यहाँ पर? कहाँ पर है? यहाँ पर जहाँ पर मेरी पेन चल रही है, -0.4 लिखें सर। -0.4। शाबाश। अब बेटा आप बताएं, लड़कियों में से एक लड़की बताए मुझे, तो बैठी हैं उसमें से, मारूख, आप बताइए यहाँ क्या लिखूं बेटा? इस थर्ड नंबर पर 0.4 के नीचे -0.5 लिखूं, 6 लिखूं? 6 लिखते हैं। 6 लिखता हूँ। देखो इंटरवल है ना 6 का, है ना, तो -0.6 लिखूंगा। और यहाँ लिखूंगा -0.8। माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव में। ठीक है, माइनस का मतलब है नेगेटिव वैल्यू और प्लस का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। प्लस लिखते नहीं है। और आखिर में क्या लिखूं? -1। हो गया? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस। अच्छा ठीक है। अब आगे देखते हैं जरा। आगे अपने लाइनें जोड़नी है, तो लाइनें जोड़ने के लिए मैं ग्राफ को थोड़ा सा देख लेता हूँ। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन जीरो जो बताई गई थी। यहाँ पर हमें था +9, तो यहाँ पर जीरो है, ये रहा जीरो। ठीक है, कंसंट्रेशन ये जीरो है। और यहाँ पर हमें 9 देखना है, 9 कहाँ पर आएगा? तो ये है 1, ये 0.8। इनके दरमियान है 5 ग्रिड्स, तो मैं 1, 2 और 2.5 ग्रिड पर एक डॉट लगाकर इसको सर्किल कर देता हूँ। ठीक है, 2.5 पर डॉट लगाकर सर्किल कर रहा हूँ। ठीक है। अब 2% पे क्या था जरा देखें। 2% पे थी रीडिंग 0 पॉइंट +0.1। ये 2% ये रही। 2 पर मैं जाऊंगा तो +0.1 कहाँ है? यहाँ पर है 0, ये है 0.2। तो 1,
2 और 2.5 में डॉट लगाकर यहाँ पर इसको सर्किल कर दूंगा। सही है। मैं थोड़ा सा ग्राफ पेपर बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी जो है वो बेहतर इसकी हो सके। हो गया। अब 0.4 पर क्या थी चेंज, उसको ज़रा देखें। 0.4 पर है हमारे पास -0.5, फिर -0.7, फिर -0.8। अब ज़रा 0.4 पर आया तो यहाँ पर है -0.5। अब माइनस की वैल्यू को मैं रेड कर रहा हूँ ताकि नज़र आसानी से आ सके। -0.5 कहाँ लिखूंगा बेटा, ये है -0, ये 0.5 इधर से नीचे आएगा। पहला ग्रिड छोड़ दो, दूसरा ग्रिड छोड़ दो, दूसरे ग्रिड के बाद तीसरे ग्रिड के सेंटर पर एक डॉट लगाकर इसको सर्कल करते हैं। 6 पर थी -0.7, तो ये है 0.6। 0.6 के बाद पहला ग्रिड छोड़ें, दूसरा ग्रिड छोड़ें, तीसरे ग्रिड पर एक डॉट लगा दें और आखिरी पर है -8। तो ये 8 पर -8 बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पर आ रहा है इस लाइन के ऊपर। इसे आप इस तरह से सर्किल लगा दें। तो जो रेड वाले पॉइंट्स हैं ना वो नेगेटिव वैल्यू हैं और जो ब्लू वाले पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव वैल्यू हैं। अब आता है आखिरी स्टेप। इन सब लाइंस को आपने आपस में स्केल से एक दूसरे के साथ क्या करना है, लाइन अप करना है। तो इसके लिए चाहिए होगा स्केल। स्केल जो है वो मैं अभी देखता हूँ कहीं स्केल मुझे मिल जाए, तो मुझे मुश्किल लग रहा है स्केल यहाँ पर। मैं इस पॉइंट को, अब देखिए ओरिजिन यही है इसका, माइनस इधर से स्केल से इस तरह से मैं लाकर जोड़ूंगा। स्केल से आपने जोड़ना है, याद रखना। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल से जोड़ेंगे, फिर इस थर्ड पॉइंट को फोर्थ पॉइंट से स्केल से जोड़ने के लिए आप जाएंगे, फिर इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल से जोड़ना। मैंने स्केल से नहीं जोड़ा, 150। सही है बेटा। अब ये सारी लाइनें स्केल से आपने जोड़नी है, कोई भी एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं करना, डबल लाइन नहीं लगानी। हमारा ग्राफ जो है वो रेडी हो गया ये सारा। 5 मार्क्स आपको किस बात के मिलेंगे? पहला मार्क है कि आपने जो स्केलिंग है ना, ये स्केलिंग में इंटरवल सेलेक्ट करने हैं, यही सबसे मुश्किल काम होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि आपने पॉइंट्स लगाने हैं। अगर आप डॉट लगा रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा रहा हूँ, तो डॉट लगाने के बाद मुझे उस डॉट को सर्कल करना है। और अगर मुझे डॉट नहीं लगाना तो फिर मैं क्रॉस लगाऊंगा। और क्रॉस की जो साइज है वो इस छोटे ब्लॉक से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने इस तरह से क्रॉस लगा दिया है ना, तो एग्जामिनर ने भी क्रॉस लगा देना कि रिजेक्ट है। आपने पॉइंट लगाकर सर्किल करना है या स्मॉल सा छोटा सा एक क्रॉस लगा देना है। कहीं पर भी क्रॉस लगा रहा हूँ तो छोटा क्रॉस लगाना है ताकि ये क्रॉस नजर आए बस ना, इसके इस छोटे बॉक्स के अंदर अंदर रहना चाहिए। अब जरा आगे देखते हैं क्या हो रहा है बेटा। ये मैंने बात समझाने के लिए बनाई है, इसको जरा रखिएगा अपने दिमाग में। ईच पोटैटो सिलेंडर हैड स्टार्ट मास ऑफ 3.0 ग्राम। Use your graph to determine the final mass of potato cylinder placed in 3% salt solution. Show your working on graph। 2 मार्क्स का इसका जो है वो आपका आंसर मिलेगा। एक मार्क है फाइनल आंसर सही देने का, दूसरा मार्क है कि आप ग्राफ पे अपनी वर्किंग शो करेंगे। कितने परसेंट पे बोला है बेटा इसने? 3% पे। 3% कहाँ है ग्राफ में, बताओ जल्दी से। 3% है 2 और 4 के दरमियान, ये है 3%। ठीक है। इस लाइन के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर ये इंटरलाइन कर रही है, इंटरसेक्ट। इधर कितनी कंसंट्रेशन आ रही है बताओ? मास चेंज कितना आया है, दोबारा से देख लें। 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल मास क्या है इसका? 3.0 चेंज है, मतलब कोई चेंज नहीं आया, तो 3.0 ग्राम इसका आंसर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। डिजाइन एन इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इन विच मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल। अब आपने बताना है, डिजाइन करना है एक इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इन विच मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द पोटैटो टिश्यू इज इक्वल। क्या करें? योर इन्वेस्टिगेशन शुड बी यूज ऑन द मेथड डिस्क्राइब ऑन पेज नंबर 3 बट यूजिंग द चेंज इन लेंथ ऑफ द पोटैटो टिश्यू एंड नॉट चेंज इन मास। अब आप मास इन चेंज को यूज नहीं करेंगे, चेंज इन मास को यूज नहीं करेंगे, चेंज इन लेंथ को यूज करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, वो फुल प्रैक्टिकल डिटेल आपने लिखनी है, 6 मार्क्स की है। मैंने आपको कहा था कि ऊपर से आप पढ़िएगा वही काम आएगा आपके। अब देखें ऊपर चलते हैं, क्या लिखना है आपने ना उसके लिए। ये आपके पास आ गया मेथड, आ गया मेथड। अब क्या लिखा हुआ है बेटा इसमें? लेवल टेस्ट ट्यूब 0, 2, 4, 6 एंड 8%। सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ, कट ईच पोटैटो सिलेंडर सो दैट ईच हैज मास 3 ग्राम। इसकी जगह क्या लिखें? कट ईच ऑफ द पोटैटो सिलेंडर सो दैट ईच हैज 5 सेंटी, या इसको सेंटीमीटर नहीं लिखते, इसको लिखते हैं, चलिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लेंथ। अब आपने क्या किया बेटा, मास की जगह क्या लिख दिया? लेंथ लिख दिया है। बाकी वही लिखना है, प्लेस ईच पोटैटो सिलेंडर इन ईच टेस्ट ट्यूब, एड द मैचिंग concentration ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इनटू द पोटैटो सिलेंडर एज शोड इन फिगर, तो शोड इन फिगर नहीं लिखेंगे। नोट द टाइम एंड लीव द पोटैटो सिलेंडर इनटू द सॉल्यूशन फॉर 40 मिनट्स। आफ्टर 40 मिनट्स रिमूव द पोटैटो सिलेंडर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, ड्राई ईच पोटैटो सिलेंडर टेस्ट ट्यूब विद पेपर टॉवल, मेजर एंड रिकॉर्ड द मास की जगह क्या लिखें? क्या लिखें मास की जगह? फाइनल लेंथ। आ गया समझ में? जी सर। बस आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आसान है? इजी है बेटा? जी सर। तो ये आपका जो है वो आंसर बन गया यहाँ पर। अब आपने इसका जो है वो आंसर दे दिया है। आगे जरा देखें क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई डिपेंडेंट वेरिएबल इन द इन्वेस्टिगेशन यू हैव डिजाइन। जो आपने ऊपर प्रैक्टिकल लिखा है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल बताएं क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे आप मेजर करते हैं। अब ये ऊपर जो मैंने आपको बताया ये आप लिखेंगी, इसमें आप क्या मेजर कर रहे हैं? मास मेजर कर रहे हैं या लेंथ मेजर कर रहे हैं? बताइए। आप जो डिजाइन कर लेंथ। रहे हैं उसमें लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो आप इधर लिख देंगे लेंथ। बस खत्म हो गई कहानी, एक वर्ड आंसर लिखा। आगे क्या कह रहा है? ई पोटैटो स्टोर स्टार्च, डिस्क्राइब अ टेस्ट टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट। कल ये रिड्यूसिंग शुगर का आया था, आज ये आ गया स्टार्च का। बताएं क्या क्या लिखें इसमें? आयोडीन सॉल्यूशन ऐड आयो करेंगे। हाँ, हम इसमें लिखेंगे कि यूज आयोडीन सॉल्यूशन किस पर, किस पर आयोडीन सॉल्यूशन यूज करें? ऑन पोटैटोज पे। पोटैटो, पोटैटो सिलेंडर। आगे इसने क्या लिखा है? ऑब्जर्वेशन फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट, तो क्या लिखूं आगे? ब्लू ब्लैक कलर चेंज क्या बताएगा? शोज दैट इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। खत्म हो गई कहानी। ठीक है, अगला पार्ट देखें। द स्टार्च कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज फॉर द प्लांट टू यूज रेस्पिरेशन, नेम द रिएजेंट यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रेजेंस को चेक करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? हमजा आप बताइए। जी हमजा, ग्लूकोज की प्रेजेंस सर को अभी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। हो गया आंसर खत्म। और ये आपका पूरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया 30 मार्क्स का। 40 में से 30 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा कर लिया तो ए ग्रेड बन जाएगा सीधा सीधा सा। आगे चलते हैं। फिगर 2.1 इज अ फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ लीफ फ्रॉम अ पोटैटो प्लांट। ये पोटैटो प्लांट का लीफ है। इधर ए से बी इसने लेबल किया हुआ, इन स्पेस बिलो मेक अ लार्ज ड्राइंग ऑफ द लीफ एज अपीयर्स इन दी फिगर 2.1। इसको देखकर आपने पोटैटो के एक लीफ जो है वो ड्रॉ करना है। ज़रा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, टाइम थोड़ा सा कम रह गया, इसलिए ये वाला पार्ट इतना ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा टेक्निकली नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं इसको बना दें। तो लीफ आपको नज़र आ रहा है बेटा, लीफ आपने बनाना है। आप क्या करें, ए और बी की लेंथ ले लें एहतियातन, और उस लेंथ को यहाँ पर भी थोड़ा सा बड़ा करके लिख दें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी की लेंथ को आइडियली इतना बड़ा कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने लीफ इतनी लेंथ के दरमियान बनाना है। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से इसी जगह से लीफ की फॉर्मेशन शुरू कर रहा हूँ। मैं लीफ की फॉर्मेशन शुरू कर रहा हूँ इसी जगह से। पता नहीं कहाँ चला गया ये। आ गया बेटा। अब यहाँ से मैं लीफ फॉर्म कर रहा हूँ। अब ये पेंसिल थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल है, मसला करती है। मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं ताकि मुझे नज़र आ जाए दोनों चीज़ें।
राइट। मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ अपनी सहूलत के लिए, आप अपने हिसाब से ड्राइंग कीजिएगा। डॉटेड लाइन लगाने से मैंने 2-3 दफ़ा बताया फ़ायदा, अगर हम रब करते हैं ना तो इतनी ज़्यादा जो है वो परेशानी नहीं होती। अच्छा जी, ये ख़राब बन रही है, अच्छी नहीं बन रही ड्राइंग। बोर्ड पे बनाना बहुत आसान लगता है, यहाँ बनाना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी शो कर रहा है। अगेन ट्राई करता हूँ बेटा इसको। तो मैं बेटा यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ, लीफ का मैं यहाँ से लेता हूँ टॉप इस तरह से, और फिर लीफ को नीचे ले जाता हूँ। अच्छी नहीं बन रही, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी उंगली टकराती है तो स्क्रीन थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। कोशिश करता हूँ एक दफ़ा और बेटा। जगह मेरे पास जितनी है उसका मुझे इस्तेमाल करना है, इसका मुझे ख्याल रखना है। यहाँ पर मैं बेटा लीफ को दोबारा से एक दफ़ा देख लूँ और इसको फिर बनाने की ट्राई मारता हूँ। अच्छा, ये स्टिक थोड़ी सीधी है तो मैं स्टिक सीधी करता हूँ अपनी, मेरी स्टिक टेढ़ी हो गई है। तो ये स्टिक वाला जो पार्ट है मैं इसे यहाँ पर इस तरह से सीधा कर देता हूँ। स्टिक थोड़ी सी मोटी बना रहा हूँ ऊपर वाली स्टिक से, और लेंथ में भी थोड़ी सी लंबी रख रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, अब ज़रा बीच में आ जाता हूँ लीफ के एरिया पर। थोड़ा सा लीफ टेढ़ा हुआ है ये मेरा, मैं यहाँ पर इसकी मिडरिब शो कर रहा हूँ। अब देखिएगा मिडरिब इसकी थोड़ी सी मोटी है, तो मैंने डबल लाइन शो कर दी है मिडरिब के लिए। अब ये जो साइड वाली वेन्स है इनको ड्रॉ करना है, तो ये पहली वेन, फिर ये दूसरी वेन, फिर तीसरी वेन, चौथी वेन। वेन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2, मैंने यहाँ पर 3 4 5 और 6। अगर यहाँ पर भी वेन बनाता हूँ, वेन देखें तो ये अल्टरनेटिव हैं, एक वेन दूसरी वेन से एक साइड पॉइंट पे नहीं निकल रही है, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग हो गई है, ये गलत हो जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पर एक वेन दूसरी ड्रॉ कर देता हूँ, और ये वेन मैंने ड्रॉ कर दी है इस तरह से। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, ए और बी पार्ट है, मैंने यहाँ पर ए पार्ट और बी पार्ट को सेम जगह पर मेंशन कर दिया है। कुछ लेबल करने का कहा है तो देख लेते हैं। पोटैटो लीफ इन स्पेस बिलो ड्रॉ तो मेक अ लार्ज ड्राइंग ऑफ द लीफ एज अपीयर्स इन फिगर 2.1 हो गया। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फोटोग्राफ टू ज्वाइन ए एंड बी, स्ट्रेट लाइन ऑन दी फोटोग्राफ। तो ये रही बेटा फोटोग्राफ, इधर से आपने रूल लाइन लगा देनी है ऐसे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ज़रा उसको देखते हैं। इस पे आपको मार्क मिलेगा, लेंथ लेनी है आपको कितनी है। लेंथ आप मिलीमीटर में मेजर करेंगे, मिलीमीटर में मेजर करने के लिए स्केल से आप इसको मेजर कर लीजिएगा। सपोज मैं मेजर कर रहा हूँ, लेंथ इसकी तकरीबन 75 मिलीमीटर है। ऑन योर ड्राइंग लाइन अ लाइन एट द सेम लोकेशन एज ए एंड बी, यहाँ मैंने लाइन लगा दी है, इसकी मैंने मेजरमेंट की, ये आ रही है 140 mm। अब आप क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे मैग्निफिकेशन। स्पेस फॉर वर्किंग मैंने लिखा m इक्वल्स टू आई अपॉन ए। ठीक है, इमेज साइज मेरा 140 है और एक्चुअल साइज जो फोटोग्राफ की है वो है 75। इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मैग्निफिकेशन बन जाएगा। ठीक है, कल यही किया था, अभी कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा इसके ऊपर। आगे चलते हैं, ये आंसर आप लिख देंगे जो भी बनेगा ना। फिगर 2.2 इज अ फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ अ लीफ फ्रॉम अ स्वीट पोटैटो प्लांट। ये स्वीट पोटैटो प्लांट का लीफ है। डिस्क्राइब वन विजिबल डिफरेंस एंड वन विजिबल सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोटैटो लीफ इन फिगर 2.1 एंड 2.2। डिफरेंस बताएं क्या है दोनों में। शाबाश, इसको और इसको देखें और डिफरेंस बताएं क्या है। शाबाश बताइए। जो डिफरेंस है वो ये है कि फिगर 2.1 लीफ जो है
अपीरेंटली कैसा है वो, कैसा है बेटा? ओवल है, ब्रॉड भी है, और सिमिलरिटी बताएं। बोथ हैव मिड रिब, दोनों में क्या नजर आ रही है, ये बीच में लाइन नजर आ रही है ना, ये मिड रिब है, दोनों में मिड रिब है, तो बोथ हैव मिड रिब, मिड रिब। ठीक है, खत्म हो गया कहानी, पेपर भी हमारा खत्म हो गया है। कोई बात पूछनी हो तो आप बेटा वो पूछ लीजिएगा।